नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जिंदगी हमें अक्सर ऐसी राहों पर ले आती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, खासकर तब जब हमें किसी अपने की देखभाल करनी पड़ती है। बिल्कुल। ये अनुभव भावनात्मक रूप से बहुत बहुत भारी हो सकते हैं। और आजकल देखिए, चिकित्सा विज्ञान की तरक्की से लोग लंबा जी रहे हैं। पर हाँ, साथ ही अल्जाइमर जैसी बीमारियां और लंबी देखभाल की जरूरतें भी बढ़ी हैं। हाँ, और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे एक थोड़ा अलग नजरिया पेश करते हैं। जी, हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं जो देखभाल के इसी मुश्किल सफर पर रोशनी डालते हैं। ये अंश बॉब नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं। जिन्होंने अपनी पत्नी कैथरीन की 14 साल से ज्यादा देखभाल की। और ये सब मतलब उनके रिटायरमेंट के ठीक 1 महीने बाद शुरू हुआ। और ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या इस तरह की कठिन परिस्थितियों के पीछे कोई गहरी, कोई आध्यात्मिक योजना हो सकती है? तो हम बॉब के अनुभव को समझेंगे, कैसे इस देखभाल ने उन्हें बदला, और स्रोत के अनुसार क्या आत्मा के स्तर पर ऐसी चुनौतियां असल में विकास के लिए चुनी जाती है। जी हाँ, आज हमारी चर्चा का मकसद देखभाल के भावनात्मक और क्या कहते हैं आध्यात्मिक पहलुओं को खोजना है। खासकर इस स्रोत द्वारा प्रस्तुत ये जो पूर्व जन्म योजना का विचार है उसके संदर्भ में। तो चलिए बॉब और कैथरीन की कहानी से शुरू करते हैं। उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई, प्यार हुआ, शादी हुई। बॉब बताते हैं कि कैथरीन एक बेहद जीवंत, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी महिला थी। बिल्कुल, उन्होंने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बनाई। वो शुरुआती दिन थे जब बॉब एमबीए कर रहे थे, तो कैथरीन ने पढ़ाकर घर संभाला। अच्छा। हाँ, और बाद में जब बॉब का करियर आगे बढ़ा, उन्हें काफी यात्रा करनी पड़ती थी, तो कैथरीन ने बच्चों की, उनके 3 बच्चे थे, क्रिस्टोफर, वेंडी और होली, मुख्य जिम्मेदारी उठाई। वो घर, सामाजिक जीवन, धार्मिक गतिविधियों सब में बहुत सक्रिय थी। मतलब एक भरा पूरा जीवन था उनका। एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था। बॉब 1994 में सफलतापूर्वक रिटायर हुए, लेकिन रिटायरमेंट के बस 1 महीने बाद कैलिफोर्निया की यात्रा पर एक डिनर के दौरान अचानक सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था उस रात? बॉब याद करते हैं कि कैथरीन ने कहा कि वो अपनी एलर्जी की दवा लेना भूल गई हैं। तो वो कमरे से जाकर उन्होंने कुछ गोलियां लीं। बातचीत सामान्य चल रही थी, फिर एकदम से कैथरीन बिल्कुल शांत हो गई। बॉब को बस घूरती रही, पर कोई जवाब नहीं दिया। ओह। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर घंटों की जांच के बाद भी कुछ पता नहीं लगा पाए। और घर लौटने पर? घर लौटने पर कैथरीन वो नहीं रहीं जो पहले थी, एकदम बदल गईं। उन्होंने घर की देखभाल बिल्कुल छोड़ दी, तो सारी जिम्मेदारियां बॉब पर आ गईं। हम्म। उनकी दोस्तों और दूसरी गतिविधियों में रुचि ही खत्म हो गई। उन्हें पहले से स्कोलियोसिस था, रीढ़ की हड्डी का हल्का टेढ़ापन, लेकिन अब उसमें भयानक दर्द रहने लगा। डॉक्टरों को क्या लगा, स्ट्रोक वगैरह? हाँ, डॉक्टरों को स्ट्रोक का शक था, पर उसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। ये सुनना ही कितना मुश्किल लग रहा है। बॉब बताते हैं कि वो कैथरीन से जैसे मतलब बात ही नहीं कर पाते थे। बिल्कुल, वो दर्द और दवाओं के एक चक्रव्यूह में फंसती गई। कोडीन, मॉर्फिन, वैलियम, और बॉब के लिए वो धीरे धीरे एक अजनबी बनती गई। उनकी आपसी नजदीकी भी खत्म हो गई होगी। हाँ, वो भी खत्म हो गई। कैथरीन अब दिन में 18 घंटे सोती थी। उन्हें क्रॉनिक पेन था, बाद में पता चला पॉलीमायल्जिया रूमेटिका और ऑस्टियोआर्थराइटिस। सालों से खाना नहीं बनाया था, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। और रोजमर्रा के काम? वो भी बहुत निराशाजनक थे। सुबह की दिनचर्या देख लिए, बाथरूम जाना, दवाएं लेना, और फिर भूल जाना कि ली है या नहीं। वैलियम पर तो रोज बहस होती थी। नाश्ता चुनने जैसे मामूली कामों में घंटों लग जाते थे, और अक्सर तनाव बढ़ जाता था। बातचीत करना भी मुश्किल हो गया होगा। लगभग नामुमकिन, क्योंकि कैथरीन की जिंदगी में कोई बाहरी दिलचस्पी ही नहीं बची थी। और स्थिति तब और बिगड़ गई जब उन्हें कभी-कभी भ्रम भी होने लगा। आपने वो पुलिस वाली घटना बताई थी? हाँ, वो तो बहुत ही अजीब था। एक रात पुलिस उनके घर आ गई, क्योंकि कैथरीन ने 911 पर कॉल करके कहा था कि बॉब ने अटारी में एक महिला को कैद कर रखा है। अरे बाप रे। जाहिर है पुलिस को कोई नहीं मिला, पर कैथरीन आज भी मानती हैं कि ऐसा हुआ था। इन सब अनुभवों ने तो बॉब को तोड़ के रख दिया होगा। बिल्कुल, बच्चे अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, तो ज्यादातर देखभाल बॉब ही कर रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब बॉब ने कैथरीन को छोड़ने या यहां तक कि आत्महत्या तक का ख्याल मन में लाया। हालांकि वो कहते हैं कि वो गंभीर नहीं थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कहानी एक अहम मोड़ लेती है। हार मानने के बजाय बॉब ने गहरी आध्यात्मिक खोज शुरू की। अच्छा, कैसे? उन्होंने दर्द और मन शरीर के संबंध पर पढ़ना शुरू किया। नॉर्मन कजिन्स, जॉन सार्नो जैसे लेखकों को पढ़ा। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि भावनाओं और स्वास्थ्य का कितना गहरा जुड़ाव है। फिर उनके भाई ने उन्हें नीले डोनाल्ड वॉल्श की किताब भेजी,
कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। हाँ, ये किताब तो काफी प्रसिद्ध है। जी, और ये किताब बॉब के लिए एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बॉब कहते हैं कि इस किताब ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। किस तरह से? वॉल्श की किताबों को बार बार पढ़ने से उन्हें पुनर्जन्म का विचार याद आया जो उन्होंने पहले कभी सुना था, और धीरे धीरे ये विश्वास गहरा होने लगा कि उनके साथ जो हो रहा है वो शायद कोई हादसा नहीं बल्कि किसी पूर्व जन्म योजना का हिस्सा हो सकता है। तो ये पूर्व जन्म योजना का विचार बॉब के लिए ये इतना बदलने वाला क्यों था? मतलब इससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि इसने उन्हें एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, एक उद्देश्य दिया शायद। उन्होंने फिर ब्रायन वीस, गैरी जुकाओ जैसे कई और लेखकों को पढ़ा, ध्यान करना शुरू किया। और उन्हें क्या महसूस होने लगा? उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद कैथरीन अवचेतन रूप से ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि बॉब आध्यात्मिक रूप से विकसित हों, नियंत्रण छोड़ना सीखें, जीवन को जैसा वो है वैसा स्वीकार करना सीखें। उनके अपने शब्दों में कुछ कहा उन्होंने? हाँ, वो कहते हैं, एक बार जब मैंने ये समझना शुरू किया कि ये सब एक योजना का हिस्सा है तो सब कुछ बदल गया। जो असहनीय रूप से निराशाजनक था वो पहले सहनीय और फिर वांछनीय बन गया। वांछनीय मतलब डिजायरेबल। हाँ, उनका यही शब्द था। ये समझ कि शायद कैथरीन ने प्यार के कारण उनके विकास के लिए ये मुश्किल भूमिका निभाने पर सहमति दी थी। इस समझ ने उन्हें हिम्मत दी। ये विश्वास कि अगर वे इस चुनौती का सामना करते हैं तो दोनों की आत्माएं प्रगति करेंगी। जी हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन गया। जब उनसे पूछा गया कि भाई जो लोग ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते उनसे वो क्या कहेंगे, तो बॉब का जवाब था, आप जाने या न जाने कि कोई योजना है, योजना तो आपके भले के लिए ही सामने आएगी। ये उनका अपना अनुभव और विश्वास था। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन बॉब के मन में फिर भी कुछ सवाल थे कि उन्होंने और कैथरीन ने आखिर यही सबक क्यों चुना। बिल्कुल, और स्रोत के अनुसार इन सवालों के जवाब पाने के लिए फिर 2 सत्र आयोजित किए गए जिनमें माध्यमों का मीडियम्स का इस्तेमाल किया गया। अच्छा। पहला सत्र बारबरा नामक माध्यम के जरिए हुआ, जिन्होंने एरोन नामक एक इकाई से संपर्क साधा। कहा जाता है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकती हैं। एक मिनट, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, देखिए, ये एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह का कॉस्मिक या सार्वभौमिक डेटाबेस है, जहां हर आत्मा की यात्रा, उसके सारे अनुभव, उसकी योजनाएं, सब कुछ दर्ज होता है। ठीक है, तो एरोन ने क्या बताया? स्रोत के अनुसार एरोन ने सबसे पहले तो बॉब की भावनाओं को स्वीकार किया, उनका अकेलापन, गुस्सा, निराशा। फिर पुष्टि की कि हाँ, ये एक पूर्वजन्म योजना थी। और जीवन का उद्देश्य क्या बताया? सिर्फ आराम पाना नहीं, बल्कि प्यार करना सीखना, पुराने कर्मों को संतुलित करना और उनसे मुक्त होना, और नए स्वस्थ पैटर्न बनाना। यहाँ कर्म संतुलन और कर्म मुक्ति में क्या फर्क बताया गया? ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, देखिए, स्रोत के अनुसार कर्म संतुलन का मतलब है पिछले जन्मों के कार्यों के प्रभाव को बराबर करना। जैसे अगर आपने किसी को दुख दिया तो शायद अगले जीवन में आप उसकी सेवा करके उसे संतुलित करें। अच्छा। लेकिन कर्म मुक्ति ज्यादा गहरी है। यह उन मूल विश्वासों या चरित्र के उन पहलुओं को ठीक करना है जिनके कारण वो कर्म बना ही था। इसके बिना हम वही पैटर्न बार बार दोहराते रह सकते हैं। समझ गई। तो एरन ने बॉब और कैथरीन के पिछले जन्मों के बारे में क्या बताया जो इस स्थिति से जुड़े थे? एरन ने 2 पिछले जन्मों का जिक्र किया। संक्षेप में बताता हूं। एक जीवन में बॉब माँ थे और कैथरीन पिता। उनकी एक बेटी गंभीर रूप से बीमार हुई। बॉब, जो माँ थे, जिम्मेदारी से भाग गईं और कैथरीन, जो पिता थे, को अकेले देखभाल करनी पड़ी। ओह, तो इस जीवन में बॉब का सबक था रुकना और प्यार से देखभाल करना। बिल्कुल। और दूसरे पिछले जीवन में कैथरीन माँ थी और बॉब बेटे। माँ एक दुर्घटना में घायल हो गई। बॉब, जो बेटा था, ने देखभाल तो की पर मन में बहुत नाराजगी थी, प्यार से नहीं की। तो इस जीवन में सबक था प्यार से और खुद के प्रति भी प्यार रखते हुए देखभाल करना। जी हाँ। और कैथरीन के लिए क्या सबक थे इसमें? पहले जीवन में पिता कैथरीन ने गुस्सा और अकेलापन महसूस किया जब उन्हें छोड़ा गया। दूसरे जीवन में घायल माँ कैथरीन ने खुद को देखभाल के अयोग्य और एक बोझ महसूस किया। तो स्रोत के अनुसार इस जीवन में कैथरीन का काम था अपनी स्थिति का सामना करना, चाहे बॉब की प्रतिक्रिया कैसी भी हो, बिना आत्मदया या अयोग्यता की भावनाओं में डूबे। स्रोत में एरोन ने कैथरीन की स्थिति के बारे में एक और बात कही थी जो थोड़ी चौंकाने वाली है। वहाँ थोड़ी विवादास्पद बात है।
एरन ने कहा कि उन्हें कैथरीन के ऊर्जा क्षेत्र में किसी और चेतना मतलब एंटिटी की उपस्थिति महसूस हो रही है। उन्होंने अनिच्छा से इसे पोजेशन जैसा बताया, हालांकि उन्हें यह शब्द पसंद नहीं था। और क्या सुझाव दिया? उन्होंने ब्राजील में जॉन ऑफ गॉड नामक एक हीलर से मदद का सुझाव दिया, लेकिन साथ ही एरन ने जोर दिया कि ऐसी चीजों से डरने की बजाय उस पीड़ित आत्मा के प्रति भी करुणा रखनी चाहिए। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि ऐसी स्थितियां तब हो सकती हैं जब किसी का ऊर्जा क्षेत्र बीमारी या नशे वगैरह से कमजोर हो। डर इन्हें आकर्षित कर सकता है। सलाह यही है कि यथार्थवादी सावधानी बरतें, पर डरे नहीं और करुणा बनाए रखें। यह जानना जरूरी है कि यह स्रोत का अपना विशिष्ट दृष्टिकोण और व्याख्या है। अच्छा, ये बीमारी का समय बॉब के रिटायरमेंट के ठीक बाद क्यों चुना गया? इसका भी कोई कारण था? एरन के अनुसार हाँ, ये भी योजना का हिस्सा था। ये तय किया गया था कि यह उनके जीवन के उस पड़ाव पर हो जब बॉब का करियर पूरा हो चुका हो, बच्चे अपनी अपनी जगह बस चुके हों, ताकि मुख्य चुनौती बॉब और कैथरीन के बीच ही रहे। बॉब ने खुद भी माना कि अगर ये पहले होता तो शायद वो रिश्ता निभाने में समर्थ ना होते। जी। देखभाल करने वालों के लिए एरन की क्या सलाह थी, खासकर जब गुस्सा, थकान या बोझ महसूस हो रहा हो? एरन ने कहा कि ये भावनाएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं। जीवन हमें लगातार सिखा रहा है खुद से और दूसरों से गहरा प्यार करना। अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। क्या आप दोष दे रहे हैं, खुद पर गुस्सा कर रहे हैं? ये स्थिति इसलिए चुनी गई है ताकि आप इन भावनाओं से एक स्वस्थ तरीके से निपटना सीखें। अपने दिल को खुद के दर्द और दूसरों के दर्द के लिए खोलें। करुणा को महसूस करें और ये समझना शुरू करें, मुझे अपने हर नकारात्मक विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और अल्जाइमर्स जैसी स्थितियों में देखभाल करने वालों के लिए कोई खास सलाह? हाँ, एरॉन ने कहा, याद रखें कि आप एक सुंदर आत्मा की देखभाल कर रहे हैं। देखभाल करने वाले को अपनी भावनाओं, दुख, क्रोध पर ध्यान देने और कुशलता तथा दया से प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलता है। उनकी प्रतिक्रियाओं को व्यक्तिगत रूप से ना लें। देखभाल करने वाला जितना शांत और दयालु रहेगा, देखभाल पाने वाले का डर उतना ही कम होगा। और ये कैसे पता चले कि कर्म संतुलित और मुक्त हो गया है? मतलब कब ये चक्र पूरा होता है? स्रोत के अनुसार जब शरीर तनाव पर कम प्रतिक्रिया दे, जब मन जुनूनी विचारों या दोषारोपण से मुक्त हो जाए और व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ज्यादातर समय दया, प्रेम और सहजता से जी सके। जब मन उस स्थिति के बारे में सोचना या उस पर हमला करना बंद कर दे, तब समझो कर्म हल हो चुका है। ठीक है। इसके बाद बॉब ने एक और सत्र किया, स्टेसी नामक माध्यम और उनके स्पिरिट गाइड के साथ। इसमें क्या हुआ? हाँ, इस सत्र में स्रोत के अनुसार बॉब और उनके परिवार के बीच हुई जनपूर्व योजना वार्तालाप को सुना गया। अच्छा, तो स्टेसी ने बॉब के मुख्य सबक क्या बताए? स्टेसी के गाइड के अनुसार बॉब का सबसे अहम सबक था परिवार के प्रति जिम्मेदारी से व्यक्तित्व का परिपक्व होना। मतलब पिछले जन्मों में वो एक लीडर रहे थे, पर थोड़े अहंकारी और स्वार्थी थे, जिसे वो बदलना चाहते थे। वो करुणा विकसित करना चाहते थे। योजना थी कि जीवन के अंत में उन्हें यह चुनौती अकेले झेलनी होगी, बिना ज्यादा बाहरी मदद के। दूसरा सबक था अत्यधिक आवेगी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, यानी जल्दबाजी में निष्कर्ष पर न कूदना। और तीसरा था भावनात्मक स्वतंत्रता, ये सीखना कि खुशी का स्रोत बाहर नहीं, अंदर है। और कैथरीन के सबक क्या थे इस सत्र के अनुसार? कैथरीन का मुख्य सबक था स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, अपने भीतर आध्यात्मिक विकास खोजना, आत्मपोषण और भावनात्मक स्वतंत्रता सीखना। परिवार के प्रति जिम्मेदारी से करुणा विकरित करने का काम वो जीवन में पहले ही काफी हद तक कर चुकी थी। और इस सत्र में वो जो जन्म पूर्व योजना की बातचीत का वर्णन है, वो कैसा था? स्रोत बताता है कि स्टेसी ने उस बातचीत को सुना। कैथरीन ने कहा कि उन्हें अक्षमता का अनुभव करने की जरूरत है ताकि वो आत्म आराम और आत्म संदर्पण सीख सकें। बॉब ने कहा कि वो पिछले जन्मों की उपेक्षा का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी पोषण क्षमता विकसित करना चाहते हैं और खुद को परखना चाहते हैं कि वो ये कर सकते हैं या नहीं। उनकी बेटी वेंडी का भी जिक्र था। हाँ, उनकी बेटी वेंडी भी इस बातचीत का हिस्सा थी। वो अपनी माँ को इस तरह कमजोर देखने से डरती थीं। कैथरीन ने उसे आश्वस्त किया कि ये मुख्य रूप से बॉब और उनकी अपनी चुनौती है। वेंडी का काम देखभाल करना नहीं, बल्कि यह सीखना है कि वो माँ के बिना भी अपने दम पर ठीक रह सकती है। वेंडी ने यह भूमिका इसलिए चुनी ताकि वो ज्यादा संवेदनशील बन सके। स्रोत ये भी बताता है कि बॉब और कैथरीन दोनों बहुत तीव्र, मतलब इंटेंस व्यक्तित्व वाले थे, इसलिए शायद एक कम नाटकीय अनुभव उनके लिए काम नहीं करता।
जी। और रिटायरमेंट के ठीक बाद अचानक बदलाव इसलिए योजनाबद्ध था ताकि उनके बुद्धिमान मन को हस्तक्षेप करने का मौका न मिले और वे बस वर्तमान क्षण में रहकर देखभाल कर सकें। बच्चों को भी योजना के बारे में पता था कि ये मुख्य रूप से माता-पिता की चुनौती है। और ये समय और स्थान मतलब आधुनिक अमेरिका क्यों चुना गया? क्योंकि ये बॉब की सफलता और आराम के लिए अनुकूल था, जिससे इस तरह की लंबी देखभाल आर्थिक रूप से संभव हो सकी। स्टेसी के गाइड ने देखभाल करने वालों और देखभाल पाने वालों के लिए क्या सलाह दी? देखभाल करने वालों के लिए कहा, दिल से काम करें। गुस्सा या निराशा अहंकार से आती है। खुद को दूसरे की जगह रखकर उनकी लाचारी महसूस करने की कोशिश करें। इससे करुणा बढ़ेगी। यह बिना शर्त प्यार सीखने का अवसर है। और जिन्हें देखभाल मिल रही है उनके लिए कहा, खुद पर नरम रहें। समझें कि आपकी स्थिति एक बड़े उद्देश्य की सेवा कर रही है, दूसरों को प्यार व्यक्त करने का मौका दे रही है। खुद को माफ करें, स्थिति स्वीकार करें। समझें कि हर किसी का अस्तित्व में रहने का अधिकार है, चाहे वे सामाजिक मानकों के अनुसार उत्पादक हों या नहीं। इस समय का उपयोग खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में करें। तो इन दोनों सत्रों और बॉब की अपनी यात्रा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि ये स्रोत देखभाल जैसी कठिन परिस्थितियों को आत्मा के विकास, कर्मों को संतुलित करने और बिना शर्त प्यार सीखने के एक संभावित पूर्व नियोजित अवसर के रूप में देखता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण शायद ये है कि इस नजरिए को अपनाने से अनुभव कैसे बदल सकता है, जैसा बॉब के साथ हुआ। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि अयोग्यता की भावनाएं हमें अक्सर देखभाल की जरूरत वाली स्थितियों में ला सकती हैं, ताकि हम अपने असली अंतर्निहित मूल्य को पहचान सकें। कि हम प्यार और देखभाल के योग्य हैं, चाहे हमारी बाहरी स्थिति कुछ भी हो। जी। और वहीं दूसरी तरफ देखभाल करने वाले अपने भीतर दया, धैर्य, करुणा जैसे गुणों को व्यक्त करने का अवसर पाते हैं। स्रोत कहता है कि ये गुण आत्मा में पहले से मौजूद हैं, बस उन्हें अभ्यास में लाने की जरूरत है। आत्म करुणा भी बहुत जरूरी है ना? देखभाल करने वाले अक्सर खुद को कोसते हैं जब उन्हें गुस्सा या नाराजगी महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल। जैसा एरन ने कहा, प्यार का मतलब ये नहीं है कि कभी नाराजगी नहीं होगी। खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। दूसरों को आंकने मतलब जज करने की हमारी प्रवृत्ति भी ऐसे अनुभवों में सामने आती है ताकि हम उसे ठीक कर सकें। आत्मप्रेम और आत्मजागरूकता ही कुंजी हैं। यहाँ तक कि दया मतलब पिटी को भी एक सूक्ष्म निर्णय कहा गया है जो दूसरे को कमजोर और शक्तिहीन मानता है। जी। स्रोत का दृष्टिकोण है कि हम अपने अनुभव खुद चुनते हैं और लाते हैं, और इसे नकारना अपनी ही शक्ति को नकारना है। और अंत में ये विचार कि दिल तोड़ने वाले अनुभव असल में हमारे दिलों के बंद हिस्सों को खोल सकते हैं। उनकी प्रेम और करुणा की क्षमता का विस्तार हुआ, जैसा उन्होंने खुद महसूस किया। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि देखभाल का अनुभव चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे इस स्रोत के नजरिए से आत्मा के विकास, बिना शर्त प्यार सीखने और जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। बॉब की कहानी दिखाती है कि सिर्फ नजरिया बदलने से पूरा अनुभव कैसे बदल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब अपनी अपनी चुनौतियों से सीख रहे हैं, और शायद इन चुनौतियों में, जैसा ये स्रोत बताता है, हमारे विचार से कहीं ज्यादा गहरा अर्थ छुपा हो सकता है। खुद के और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा विकसित करने का अवसर, और अपने सच्चे मूल्य को पहचानने का मौका। जाते जाते एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं। अगर हम अपने जीवन की चुनौतियों को, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, इस नजरिए से देखने की कोशिश करें कि शायद ये हमारी आत्मा के विकास की किसी योजना का हिस्सा हो, तो हमारा अनुभव कैसे बदल सकता है? क्या इससे हमें अपनी परिस्थितियों में एक उद्देश्य और अपने भीतर एक गहरा मूल्य खोजने में मदद मिल सकती है?